नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत किसकी है, तो शायद मेरे और आपके जैसे आम लोग जवाब में ये कहेंगे कि हमारे माता पिता की। जो शादीशुदा होंगे वो शायद ये कह सकते हैं कि मेरे पति की, मेरी पत्नी की। कई लोग अपने बच्चों का नाम लेंगे, हो सकता है कुछ एक अपने दोस्तों का नाम लें। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सवाल के जवाब में कहेंगे मेरा मुल्क। और शायद इन्हीं कुछ लोगों की वजह से मेरे और आपके जैसे 125 करोड़ भारतीय चैन की नींद सो पाते हैं, अपने घर में, अपने देश में महफूज रह पाते हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डीआईजी बीएसएफ नरेंद्र नाथ धर दुबे का, जो इस वक्त डिप्यूटेड हैं एनआईए में दिल्ली में। शौर्य गाथा की इस कड़ी में जो शख्स इस वक्त आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, उनकी वीरता के किस्से रणबांकुरों वाले हैं। हिंदुस्तान में आज तक आतंकवाद के खिलाफ जो भी सफल एनकाउंटर हुए, उसमें से एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन इनके नाम है। बीएसएफ के डीआईजी नरेंद्र नाथ दुबे की तुलना दुनिया के चुनिंदा लड़ाकों में होती है, जिसने अपनी जान की रत्ती भर परवाह किए बिना हिंदुस्तान के ओसामा बिन लादेन माने जाने वाले जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशनल हेड गाजी बाबा को मार गिराया। The main accused of Indian Parliament attack, Ghazi Baba, is finished in this encounter, and this is a great success for Border Security Force. उसका जो डेप्टी बॉडीगार्ड था तारिक भाई पाकिस्तानी, वो भी मारा गया। गाजी बाबा कैसे मारा गया, उसके बारे में खुफिया सूचना कैसे मिली, डीआईजी नरेंद्र नाथ धर दुबे की जुबानी ही इसे जानेंगे। एक एक गोली, एक एक ग्रेनेड उन्हें आज भी याद है। यहां तक कि एक गोली आज भी उनके शरीर में मौजूद है। ये पूरी कहानी जानने से पहले ये समझिए कि अगस्त 2003 में माहौल कैसा था। तब की वाजपेयी सरकार ने ये तय किया कि श्रीनगर में देश के सभी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाए। खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 27 अगस्त को श्रीनगर आ गए और आते ही उन्होंने पहले से तयशुदा कार्यक्रम से उलट एयरपोर्ट से समारोह स्थल तक हेलीकॉप्टर से जाने की बजाय सड़क से जाने की मांग की। प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते ही समारोह स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्रियों की सभा हो गई और सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। लेकिन जिस दिन वाजपेयी लौटे 28 अगस्त को, उसी दिन बीएसएफ की 61वीं बटालियन को रूटीन चेकअप के दौरान एक साइकिल सवार शख्स मिला, जो बाद में गाजी बाबा का डेप्यूटी चीफ निकला। जैश ए मोहम्मद के डेप्टी चीफ अंसार भाई के हाइडआउट की तलाशी जो ली थी, वो एक बड़ा शकिया तरीके का एक हाइडआउट था। किचन के नीचे एक पैरेलल बेसमेंट बना हुआ था, जिसमें भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया था हमने। और उसकी एंट्री म्यूजिक सिस्टम के साउंड बॉक्स के थ्रू थी। तो इस तरह का शक हमको भी हुआ और इसी बुनियाद पर हमने कारपेंटर नसीर जिसके निशानदेही पे हम उस घर तक पहुंचे थे, नसीर से हमने एट स्पॉट 1 या 2 सेकंड 4 सेकंड में पूछताछ की। कारपेंटर नसीर ने बताया कि जैश के लिए उसने कश्मीर में 12 गुप्त ठिकाने बनाए हैं, लेकिन वो सिर्फ एक के बारे में ही जानता है। 30 अगस्त की सुबह 3:30 बजे उसी कारपेंटर को लेकर बीएसएफ की 2 बटालियन, 61वीं बटालियन और 193वीं बटालियन और 9 बड़े अधिकारी अलग अलग रास्तों से नूरबाग के लिए कूच कर गए। फिर क्या हुआ, वो खुद कीर्ति चक्र से सम्मानित नरेंद्र नाथ धर दुबे से सुनिए। हम उस टारगेट हाउस पे करीब 4 बजे पहुंच गए थे और 5 मिनट के अंदर हमने उस घर को घेर लिया था।
घेरने के बाद वो थोड़ा बड़ा एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टोपोग्राफी थी उसकी। आप समझिए कि वो घर का 2 साइड तो बाउंड्री वाल से बना हुआ था और बाकी साइड मकानात के साथ वो जुड़े हुए थे। हमको ये लगा कि टॉप फ्लोर पे किसी ने लाइट को ऑन किया और लाइट को कुछ सेकंड ऑन करने के बाद बुझा दिया। तो जो कश्मीर में ऑपरेशनल सिनेरियो में होता यह है कि अगर लाइट जलने का मतलब है कि मकान के रिहायशी लोगों को पता लग गया कि फोर्स ने घर की घेराबंदी की है, तो वो अमूमन लाइट जला देते हैं, लेकिन जलाने के बाद वो बुझाते नहीं हैं। इस केस में लाइट जली और लाइट बुझ गई, तो ये एक बड़ा हमारे लिए सस्पिशियस इंडिकेशन था कि बुझ क्यों गई। दरअसल जिस आतंकी को दुबे और उनकी टीम ने घेर लिया था, ये गाजी बाबा का ठिकाना था। 1999 में IC-814 इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक करने की प्लानिंग का मास्टरमाइंड, 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमले का मास्टरमाइंड, कश्मीर विधानसभा पर हमले का मास्टरमाइंड और इसके अलावा करीब 20 बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड। कहते हैं आतंकवाद के वुल्फ अटैक यानी अकेला फिदाइन का जन्मदाता, जैश ए मोहम्मद का चीफ कमांडर गाजी बाबा उर्फ राणा ताहिर उर्फ नदीम। वो गाजी बाबा श्रीनगर में था और स्लीपर सेल चला रहा था। सुबह के 4 बजे झेलम के किनारे श्रीनगर के डाउनटाउन नूरबाग में कमांडेंट दुबे के साथ 2 बटालियन के जवानों और अफसरों ने पूरे घर को घेर लिया। डिप्टी कमांडेंट बीनू चंद्रन और कांस्टेबल हुकुम चंद्र ने 4 दीवारी तोड़कर मेन गेट खोल दिया। फर्स्ट फ्लोर में एक कमरे के अंदर रजाई गद्दे पाइलअप किए हुए रखे थे, उसको हमने हटा के तलाशी लिया, हमें कुछ मिला नहीं। फिर सेकंड फ्लोर पे हम दाखिल हुए, सेकंड फ्लोर में भी हमें पूरा ही फ्लोर खाली मिला। उसके बाद जब हम टॉप फ्लोर में दाखिल हुए तो टॉप फ्लोर में जिसमें कि अंदाजन लाइट उसी कमरे से जली थी, तो कमरा अंधेरा था। हमने कोशिश की दीवार पे हाथ लगा के उसको ऑन करने की, लाइट जली। लाइट जलने के बाद कमरे के अंदर कुछ भी ऐसा शकीय चीज नजर नहीं आया। बीएसएफ के 9 अधिकारी एक 8 बाय 8 के कमरे में थे और अफसोस कर रहे थे कि खुफिया रिपोर्ट गलत निकली। घर के बाहर कारपेंटर को जवानों ने गन पॉइंट पर ले रखा था। उसे उसी हालत में 3rd फ्लोर के उस कमरे में लाया गया। उसने कमरे में आते ही धीरे से उस शीशे की तरफ इशारा किया और कमरे से नीचे निकलने वाली सीढ़ी की तरफ बढ़ गया। मौके पर मौजूद डिप्टी कमांडेंट बीनू चंद्रन ने बिना देर किए उस शीशे को तोड़ डाला। इनकाउंटर का जो आउटब्रेक है उसी किक मारने से शुरू हुआ। ऐसा लगता है कि गाजी बाबा उस शीशे के पीछे पैरेलल चैम्बर के अंदर बिल्कुल अपनी राइफल कॉक करके और वो हमारा इंतजार कर रहा था। मैंने वो ड्रेसिंग टेबल को लात मारा तो पीछे में 2 बंदे खड़े थे। उसमें से एक बाद में पता चला, उसमें नहीं पता था कि वो गाजी बाबा है और दूसरा रशीद भाई। 2 लोगों ने एक राइफल मारा था, एक बंदा क्या कर रहा था कि ग्रेनेड को नीचे से लुढ़का रहा था। सिर्फ 5 मिनट में कमोबेश 100 राउंड फायर हो चुके थे। एक हैंड ग्रेनेड फट चुका था। अब आतंकियों ने एक और हैंड ग्रेनेड फेंका, लेकिन डिप्टी कमांडेंट बीनू ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए उस ग्रेनेड को दोबारा उसी कमरे में फेंक दिया और चंद सेकंड में वो ग्रेनेड फट गया। और वो ग्रेनेड का इतना एक्सप्लोजन हुआ उस कमरे में कि एक बार को, जिसको कहते हैं कि एक बहुत जबरदस्त साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन की सिचुएशन आई कि आखिर हो क्या रहा है इस कमरे में। और हमने तुरंत राइफल कॉक किया और हाइड आउट की तरफ जिधर से ग्रेनेड आ रहे थे हमने फायर किया। उसके बाद गाजी बाबा कमरे से बाहर निकला और उसने कमांडेंट दुबे पर गोलियों की बरसात कर दी। लेकिन तभी उनका निजी सुरक्षा गार्ड कांस्टेबल बलवीर सामने आ गया और बहादुरी से उसने सारी गोलियां झेल ली। एक गोली सीधे कमांडेंट दुबे के हाथ में लगी
जिससे उनके दाहिने हाथ ने काम करना बंद कर दिया। इसी फायरिंग के दौरान बॉडी पे लगे हुए बाकी गोलियों को तो कुछ एहसास नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं लगा, क्योंकि इतना हार्टवर्क सिचुएशन था, खून इतना गर्म था। इतना नजर आया हमें कि मेरा दाहिना बाजू लटक गया, मतलब दाहिना बाजू ऐसे झूल रहा था और ये मेरे जो ब्रेन का कमांड है वो नहीं सुन रहा था। हमें ऐसा लगा कि कोई एक इंसान हाइड आउट के एग्जिट पॉइंट पे वो लटका पड़ा है, यानी ऐसे लगा कि उसको गोली लग गई और वो आगे भाग नहीं पाया और वहां पर वो मुंह के बल गिर गया। बाद में उसकी शिनाख्त गाजी बाबा के तौर पे हुई। सीढ़ियों से रोल आउट करते समय मैं आया फर्स्ट फ्लोर पे, थोड़ी मैंने सांस ली क्योंकि मुझे इंजरी हो गई थी काफी, और इतना ज्यादा ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था कि काफी एक वहां पर सिचुएशन भी पैनिक की सिचुएशन हो गई थी। गंभीर रूप से जख्मी दुबे को किसी तरह एसएमसीएच पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने पहले उनकी सर्जरी की। आज भी वो वर्दी नरेंद्र नाथ धर दुबे ने संभाल कर रखी हुई है, जो उस दिन गोलियों से छलनी हो गई थी। हम चाहेंगे कि आप हमें दिखाएं कि कहां-कहां वो गोलियों के निशान हैं। उस रात गाजी बाबा के इनकाउंटर में जी, जब हमने हाइड आउट को बस्ट किया तो जो पहला शॉट लगा मुझे, वो शॉट पेट में लगा, और वो शॉट इस यूनिफॉर्म में आप देख सकते हैं राइट साइड से गोली एंटर की और ये गोली लगी, और ये गोली अभी भी जो मेरे बॉडी में मौजूद है लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में, अंदर ही लॉज हो गई। एंट्री पॉइंट था बट एग्जिट पॉइंट नहीं हुआ। दूसरा शॉट मेरे इस चेस्ट पे लगा, जिसको कि डायरेक्टर जनरल का कमेंडेशन रोल का मैंने इंसिग्निया डिस्क लगा रखा था। ये शॉट्स हैं, ये गोलियां हैं, और ये गोलियां पीछे से आर पार हो गई, आर पार होके ये शोल्डर से होल बना के निकल गए। जी, ये सारे शॉट्स हैं। और जो जिस गोली के लगने के बाद मैं काफी परेशानी में पड़ गया था, और दाहिने हाथ पे जो बस्ट आया, ये वाला हाथ, जी, ये इसी तरह ये एक जैकेट भी है जो उस समय पहना था, जिसको पैरा जैकेट कहते हैं सर। हाँ, पहले गोली इसमें घुसी होगी, ये ऊपर था, ये जो स्टमक में गोली, इसमें भी सारे निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। इस वर्दी के साथ एक एक्सरे रिपोर्ट भी दुबे ने संभाल कर रखी है, जिसमें उनके शरीर के अंदर फंसी गोली साफ देखी जा सकती है। ये गोली आज भी उनके शरीर में है। इसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा तकलीफ होती है या परेशानी? ये बुलेट राइट से एंटर करी जी, तो उसने स्पाइनल कॉर्ड के लंबर प्लेक्सस को ब्रूज कर दिया। ब्रूज करने से मुझे पैरास्थीसिया है, यानी रेडिकुलोपैथी है, राइट लेग मेरा वीक है। नरेंद्र नाथ धर दुबे आज अपने आत्मबल की बदौलत दाहिने हाथ से काम करते हैं। वो लगातार फाइलें निपटाते हैं, जूनियर्स को हर तरह का सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 30 अगस्त 2003 के एनकाउंटर के बाद हुई सर्जरी में नरेंद्र नाथ धर दुबे की बड़ी आंत को उनके शरीर से काटकर हटाना पड़ा था। उनके दाहिने हाथ में स्टील रॉड के बूते जान डाली गई। उनकी पत्नी माया आज भी उस एनकाउंटर और उसके बाद की परिस्थितियों को याद कर सिहर उठती हैं। तो अब सारी लेडीज आने लगी, तो बच्चे भी उठ गए उस दिन के। बच्चे मम्मी सुबह सुबह सारे आंटी क्यों आ गई हैं, मतलब इतनी ज्यादा डरे बच्चे, इतने सब लोग। अब बहुत ज्यादा मन में खराब, मतलब हमेशा यही लगा कि कुछ अच्छी खबर नहीं होगी, सब लोग छुपा रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। अपने पापा के साथ बैठी कीर्ति दुबे भी तब अपनी माँ के साथ थी। वो बताती हैं कि अभी तक की जिंदगी का सबसे खराब समय था वो। हमें कभी कोई कहता था हाथ पे गोली लगी है, कभी कोई कहता था पैर पे गोली लगी है, कभी कोई कहता था पेट में थोड़ी सी गोली लगी है। मुझे इतना पता होता था कि मम्मी बार बार रूम में जाती हैं, रोती हैं, अपने आप को ठीक करती हैं, फिर बाहर आ जाती हैं एज नॉर्मल। खैर, बुरे दिनों की सबसे अच्छी रोती हैं, अपने आप को ठीक करती हैं, फिर बाहर आ जाती हैं एज नॉर्मल। खैर, बुरे दिनों की सबसे अच्छी बात होती है कि वो बीत जाते हैं। नरेंद्र नाथ धर दुबे के बुरे दिन बीत गए। आज की तारीख में वो वीर से महावीर की श्रेणी में हैं और वो इसके हकदार थे।
भारत के राष्ट्रपति ने अपने हाथों से उनके सीने पर कीर्ति चक्र को लगाया, जो वीरता का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हाथों से मुझको ये मिला। मुझे कहा गया कि आप चल नहीं पा रहे हैं, आप व्हील चेयर ले सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ये चल सकता हूं विद पेन, तो ये बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं अपने कदमों पे चल के जाके अवार्ड लूंगा और यूनिफॉर्म में लूंगा। मुझे ऑप्शन दिया गया कि आप सिविल कपड़े में चले जाइए। तो और पहला मेरा ही ओपनिंग ऑफ द अवार्ड सेरेमनी वाज विद मी ओनली। बहुत अच्छा लगा कि जितने ऑफिसर्स थे डिफेंस इन्वेस्टर्स असेंबली में, उसमें बीएसएफ से मैं अकेला था। दुबे कहते हैं कि 1971 की लड़ाई के बाद ये ऐसा ऑपरेशन था जिसकी टीम को सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले, एक एक कर 17 गैलेंट्री अवार्ड्स। इस एकमात्र सफल ऑपरेशन ने अगले करीब 2 दशक तक जैश ए मोहम्मद को कश्मीर में सिर नहीं उठाने दिया। नरेंद्र नाथ धर दुबे की अगुवाई में हुए इस कामयाब ऑपरेशन को एक केस स्टडी माना गया, जिसमें कड़ी से कड़ी जोड़कर जमीनी खुफिया रिपोर्ट के जरिए मुख्य सरगना तक पहुंचा गया था, उसे ढेर कर दिया गया था। दुबे कहते हैं कि ये सब नहीं हो पाता अगर बीएसएफ ने उन्हें मौका नहीं दिया होता। न बीएसएफ होती, न मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती, ना मैं आपके सामने अपनी कोई इस तरह के मैसेज को कहने के हालात में होता। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्राउड विथ, इसको पूरे मेरी समझ से स्वाभिमान के साथ ज्वाइन करना चाहिए। शौर्यवीर की ये कड़ी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि वीरता की असल लड़ाई तक पहुंचने के लिए नरेंद्र नाथ धर दुबे ने कितने मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चौरी के पास ये सरासर गांव है। हिंदुस्तान के बाकी गांव की तरह फटेहाल बेहाल। आज जब ये हालात हैं तो जरा अंदाजा लगाइए कि 80 के दशक में इसकी क्या हालत होगी। लेकिन दुबे के परिवार ने तब भी तमाम दिक्कत तकलीफों को ढोकर शिक्षा की अलख जगाई, जिसके बूते वो पहले यूपी पुलिस और बाद में बीएसएफ के कमीशन ऑफिसर बने। इन दिनों वो जमीन की धरपकड़ और एनकाउंटर से दूर आतंकियों के हैंडलर से दिमागी एनकाउंटर करते हैं। हैंडलर के दिमाग की गुत्थी सुलझाने, उसे कानून के सामने लाने की कोशिश में दिन रात लगे हुए हैं।